अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगी। अब इसमें एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये डेफिनेशन है। इसमें बेसिकली डिफरेंस पूछा गया है कि डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजेक्टर। तो एक्सियम और कंजेक्टर में डिफरेंस क्या है, तो पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं दोनों की। पहले मैंने यहाँ पे ये एक्सियम की डेफिनेशन लिखी है, तो आसान सी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एज एक्सियम एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है विच इज अज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, जिसको हम ट्रू मानते हैं बगैर किसी प्रूफ के, उसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम अज्यूम कर लें, हम सपोज कर लें, लेट कर लें कि वो ट्रू है बगैर प्रूफ के, ऐसी स्टेटमेंट क्या कहलाती है? एक्सियम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक्स एक्स के इक्वल है, डेट इज ट्रू, यानी कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। हमने कह दिया एक्स एक्स के इक्वल है, टू टू के इक्वल है, ए बी इक्वल है बी ए के। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हम अज्यूम कर सकते हैं, जिसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन इसमें कंजेक्टर की है। तो कंजेक्टर क्या है? अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव टू बी ट्रू बट इट्स ट्रूथ हैज नॉट बीन प्रूव्ड इज कॉल्ड कंजेक्टर। ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू मान लेते हैं लेकिन उसका जो प्रूफ होता है उसको हमने जो ट्रू करना ज़रूरी होता है, या तो यानी कि वो स्टेटमेंट ट्रू फॉर्म में आ जाती है लेकिन उसके प्रूफ के साथ। इन अदर वर्ड्स, दूसरा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, ये थोड़ी आसान फॉर्म में इसके लिखा गया है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट नीड्स प्रूफ। ये एक ऐसी ट्रू स्टेटमेंट होती है जिसको प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली एक्सियम में प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, दोनों में मेन डिफरेंस यही है। एक्सियम स्टेटमेंट को अज्यूम कर लिया जाता है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। कंजेक्टर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हमें प्रूफ की ज़रूरत होती है लेकिन उसका प्रूफ होता नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, स्टेटमेंट दैट इज बिलीव टू बी ट्रू बट इट्स ट्रूथ हैज़ नॉट बी प्रूव्ड इज कॉल्ड कंजेक्टर। तो यहाँ पे अब इसकी भी एक एग्जांपल, यहाँ पे ये मैंने लिखा है 4 8 12 16। ये तो ये एक सीक्वेंस है इस फॉर्म में। इसका अगला नंबर क्या होगा? 20 होगा। हमें नज़र आ रहा है कि 4 में 4 ऐड करें 8, 8 में 4 12, 12 में 4 16, 16 में 4 ऐड करें तो ये अगली जो टर्म होगी वो 20 बनती है। तो यहाँ पे अब इसके प्रूफ की ज़रूरत है, बट हमने क्या कहा कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट बट नीड्स प्रूफ। तो इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि स्टेटमेंट कैसे बन रही है। सीक्वेंस कुछ इस तरह से बन रहा है कि 4 × 1 तो 4 आया, तो फिर नेक्स्ट 4 को 2 से मल्टीप्लाई, इस तरह इसकी मैथमेटिकल प्रूफ भी किया जा सकता है। इसको प्रूफ की ज़रूरत होती है लेकिन हम इसको ट्रू मान लेते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती उसको हम कहते हैं एक्सियम, और जिसमें प्रूफ की ज़रूरत होती है उसको कंजेक्टर कहते हैं। तो बेसिकली ये इनका मेन डिफरेंस था। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, बुक पे भी है, तो इसको ईजिली आपने याद कर सकते हैं और कर लेना है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने ये बताना है कि कौन कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स नहीं है। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। बुक के पेज 188 पे भी इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख भी लिया है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो ऐसी मीनिंगफुल स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, उसको क्या कहते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये वर्ड्स में भी हो सकती है और सिंबल्स में भी हो सकती है। तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, मीनिंगफुल स्टेटमेंट हो जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। ये हमें इसकी डेफिनेशन पता चल गई। अब हम करते हैं इसका पहला पार्ट। स्टेटमेंट या तो ट्रू होनी चाहिए या तो फॉल्स होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 इज 7। तो अगर हम 19 और 12 का डिफरेंस लें तो 7 ही आता है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पार्ट नंबर 2, -2 + 7। तो -2 + 7 करेंगे तो 5 आएगा, 5 - 3 करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मीनिंगफुल है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है क्योंकि ट्रू कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है, 34 + 16 वैसे तो 50 होता है बट नॉट इक्वल टू 50, तो ये फॉल्स है। तो हमने स्टार्ट में यही कहा है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट या ट्रू हो सकती है या फॉल्स। बेशक ये फॉल्स है लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो हम लिख देंगे इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें a + b = 9। अब यहाँ पे हमें नहीं पता a क्या है b क्या है, हो सकता है ए 2 हो 4 हो, तो हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू बन सकती है कंडीशन या फॉल बन सकती है। ये मीनिंगफुल नहीं है, यानी कि इसमें ए और बी की वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 5 है, इसके अंदर
जिसमें ये फार्मूला दिया गया है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला है, इसको भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह सकते हैं क्योंकि ये ट्रू फार्मूला है, ट्रू कंडीशन है ना, इट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब 2 + 2 4, 4 × 2 6, तो ये भी ट्रू कंडीशन आ रही है, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 आ गया इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज स्मॉलर देन 5। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज स्मॉलर देन 5, यानी कि x और y जो है वो लेस देन 5 है। हमें नहीं पता x क्या है y क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल हो सकती है, ये मीनिंगफुल नहीं है, हमें इसमें कोई पता नहीं है क्योंकि x और y की वैल्यू नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, इफ़ x इज रियल देन देयर x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0। रियल लाइन पे अगर x है तो या वो 0 हो सकता है या वो 0 से इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, छोटा हो सकता है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज, तो वो या 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट है और ट्रू भी है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके बाद पार्ट नंबर 9, इसमें ये कहा गया है अगर a b से बड़ा हो, b c से बड़ा हो, वैसे तो कंडीशन ये होनी चाहिए फिर a c से बड़ा होना चाहिए, ये ट्रू, बट ये फॉल कंडीशन बन रही है क्योंकि a यहाँ पे ये कह रहे हैं c से छोटा है, तो या स्टेटमेंट ट्रू या फॉल हो तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, तो इस वजह से इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके बाद पार्ट नंबर 10, एक्स वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12। हमें नहीं पता एक्स वाई जी की वैल्यू क्या होगी, क्या ये 12 के इक्वल बनती है, ये वैल्यू यहाँ से 12 के इक्वल आती है, हमें नहीं नजर आ रहा कि ये स्टेटमेंट ट्रू बनेगी या फॉल्स बनेगी, मीनिंगफुल नहीं है, तो हम इस वजह से इसको क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके बाद पार्ट नंबर 11, लास्ट पार्ट इसका, एस माइनस टी अगर 4 हो, एस अगर 4 के इक्वल हो तो फिर टी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे एस की वैल्यू भी बताई गई है, एस की वैल्यू 4 है, टी की वैल्यू 0 है, तो 4 - 0 4 के इक्वल ही आएगा, तो ये ट्रू कंडीशन है जिसमें एस और टी की वैल्यू हमें पता है, सो इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। अगर ए और बी का सम किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। इन दिस सेंटेंस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इज दिस सेंटेंस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्या ये सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। एक तो हमने ये बताना है, इफ़ नो, अगर नहीं है, हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। देखते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन 2 में, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सम ऑफ ए एंड बी इज 0, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। नो इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है, हमें ए और बी की वैल्यू नहीं पता, हमें नहीं पता कि अगर हम यहाँ पे क्या पुट करें कि हमारा आंसर ए और बी हम क्या ले सकते हैं, इसमें कोई वैल्यू दी नहीं गई कि ये 0 ही बने यानी स्टेटमेंट ट्रू बने, तो नो इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल। अब इसको, ये अगर नहीं है, क्वेश्चन में ये भी कंडीशन थी, अगर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं अगर हम ए और बी की वैल्यू पता हो। तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे, वी कैन मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बाय असाइनिंग वैल्यूज टू ए एंड बी। अगर हम ए और बी की वैल्यूज़ को असाइन कर दें, पुट कर दें इसके अंदर ए और बी की वैल्यू, तो फिर हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूफ x प्लस 1 होल स्केयर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 6 बाय टेकिंग। अब इस वैल्यू को प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल आएँ, x इज इक्वल टू 2, 5 और 10 के लिए। तो पहले यहाँ पे x की वैल्यू 2 के लिए सोल्व करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। 2 + 1 स्केयर प्लस 5, यहाँ पे 2 का स्केयर, x की जगह पे 2 आ जाएगा प्लस 6। इसके बाद नेक्स्ट मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो 2 + 1 यहाँ पे 3 का स्केयर बनेगा प्लस 5, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। 9 + 5 14, यहाँ पे भी 14 प्रूव हो गया। अब x इज इक्वल टू 5 के लिए वही कंडीशन मैंने क्वेश्चन वाली लिखी नहीं है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दिया। यहाँ x था 5 आ गया, यहाँ पे 5, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 5 पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका ये प्रूव हो जाएगा, 41 के इक्वल ही आ जाएगा दोनों साइड्स पे। फिर x इज इक्वल टू 10 के लिए इसको प्रूव करेंगे, ये बिल्कुल इसी तरह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 10 पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपके सामने है। इस तरह इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे भी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, तो ये भी प्रूव हो जाएगा x की वैल्यू 10 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजेक्टर। कंजेक्टर को यूज़ करते हुए इसकी अगली टर्म मालूम करें और वो कंजेक्टर भी बताएं कि कौन सा यहाँ पे यूज़ हुआ है, उस कंजेक्टर को भी लिखना है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि 1 से 3 कैसे बना। अगर तो हम 2 ऐड करें, 1 + 2 3 बनेगा, अगर फिर 2 ऐड करें फिर वो 5 बनेगा, 7 नहीं बनता। इट मीन्स ये वाला कंजेक्टर तो इसमें नहीं लग रहा, ये स्टेटमेंट इस तरह से ट्रू नहीं बन रही। हमने क्या करना है कि अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके अंदर 1 ऐड कर दें तो फिर 2 × 1 2 आएगा, 2 + 1 ये 3। अगेन अगर हम यही कंडीशन देखें, अब यहाँ पे 3 है, अब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को उसमें 1 ऐड कर देंगे 6, तो इस तरह से अगली टर्म्स बनती जाएंगी।
मैंने यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसको लिखा भी है। द नेक्स्ट टर्म इज फाउंड बाय, कैसे फाउंड करेंगे, 2 को प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई, उसमें +1 करेंगे। तो करके देखते हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंस ये था 1 3 1 3 7 15 31 और एक अगली टर्म हमने मालूम करनी है। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 ऐड करें 3 आएगा, फिर 3 अगली वैल्यू आ गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 ऐड करेंगे 7, 7 को अब 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड करेंगे 15, 15 2s आर 30, 30 + 1 31। तो अगली टर्म भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 63। तो हमें ये पता चल गया कि इसका जो अगला नंबर है वो 63 है। सो 63 इज द नेक्स्ट नंबर। तो पहले हमने ये देखना है कि ये सीक्वेंस बन कैसे रहा है, कि किस तरीके से बन रहा है। वो हमें ये पता चला कि हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर उसमें एक नंबर ऐड होता जा रहा है। तो हम लास्ट पे लिख देंगे एंड कंजक्टर इज 2 मल्टीप्लाई, कंजक्टर कैसे होगा इसका, 2 मल्टीप्लाई 31 + 1, तो अगली टाइम तब ये 63 आई है, इसको लास्ट पे लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम्स, हाउ मैनी ऑफ द एक्सियम्स आर पास्टुलेट्स। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी एक्सियम है और कौन कौन सी पास्टुलेट्स हैं। पहले दोनों की डेफिनेशंस को देखते हैं। एक्सियम क्या होगा, स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू बाय विदाउट एनी प्रूफ, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है विदाउट एनी प्रूफ, ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू हो बगैर प्रूफ के हम उसको ट्रू मान लें, उसको एक्सियम कहते हैं। पास्टुलेट ये भी एक एक्सियम ही होता है, एक्सियम रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ऐसा एक्सियम जो किस से रिलेट कर रहा हो, ज्योमेट्री से, यानी कि उसमें लाइन की बात हो रही हो, उसमें ट्रायंगल की बात हो रही हो, एंगल्स की, तो ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री, साइड्स की। तो अगर एक्सियम ज्योमेट्री से रिलेट कर रहा हो तो उसको पास्टुलेट कहेंगे। और एक्सियम क्या होता है, वो स्टेटमेंट जिसको विदाउट एनी प्रूफ हम ट्रू मान लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था एक्स एक्स के इक्वल है, ये ट्रू है, 2 2 के इक्वल है, हमने कह दिया ये बी इक्वल हो सकता है, बी ए के इक्वल हो सकता है, तो इसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट्स को एक्सियम कहते हैं। अब इसका जो पहला पार्ट है, इसमें ये कहा गया है अगर ए बी के इक्वल हो तो बी किसके इक्वल होगा, ए के, तो ये एक एक्सियम है। इसके बाद नेक्स्ट 2 + 2 = 4, तो ये भी इसमें कोई ज्योमेट्री की बात नहीं हो रही, तो ये एक्सियम ही होगा। ज्योमेट्री की बात होती तो फिर पास्टुलेट होता। 1 and only 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनमें से एक ही लाइन पास कर सकती है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। एक्सियम तो है लेकिन ज्योमेट्री की बात हो रही है, इस वजह से ये पास्टुलेट है। तो ऐसा एक्सियम जो ज्योमेट्री से रिलेट कर रहा हो वो पास्टुलेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हों तो वो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो एक्सियम तो ये है ही नहीं। लेकिन ऐसा एक्सियम जिसके अंदर ज्योमेट्री की बात है वो पास्टुलेट होता है। अगर ये एक्सियम ही नहीं है तो फिर ये पास्टुलेट भी नहीं होगा। तो इसका आंसर इस तरह से लिख लेंगे, नाइदर एक्सियम नॉर पास्टुलेट, या फिर ये लिख सकते हैं नॉट एक्सियम एंड नॉट पास्टुलेट, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है इसका प्रूव है। लेकिन हमने ये कहा था कि ऐसी स्टेटमेंट जिसका कोई प्रूफ ना हो, जिसमें प्रूफ की ज़रूरत ना हो, तो इस वजह से स्टेटमेंट ही फॉल्स है। क्योंकि एक्सियम क्या होता है, जिसमें 2 कंडीशंस आती हैं, या तो स्टेटमेंट ट्रू हो या तो स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो ये एक्सियम नहीं है, इस वजह से ये पास्टुलेट भी नहीं है। तो नाइदर एक्सियम नॉर पास्टुलेट, क्योंकि एक्सियम में प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती और ये ज्योमेट्री का एक थ्योरम है जिसका बाकायदा प्रूफ मौजूद है, तो इस वजह से ये फिर एक्सियम नहीं है। एक्सियम नहीं है तो पास्टुलेट भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर 2 नेगेटिव नंबर्स ले लें, जैसे -1 और -2 मैंने ले लिया, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा जो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये एक्सियम है, इसमें ज्योमेट्री की बात नहीं थी, तो ये एक्सियम ही होगा। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर, तो इसमें ज्योमेट्री की बात हो रही है, ये पास्टुलेट होगा। द होल इज ग्रेटर इट्स पार्ट, होल जो होता है कि वो अपने पार्ट से बड़ा होता है। अगर मैं सर्कल ड्रा करूं, ये एक मैंने सर्कल का एक पार्ट ड्रा कर लिया, ये वाला, तो ये पूरा सर्कल जो है ये अपने इस होल से ग्रेटर है, तो ये ट्रू बात है, तो ये भी एक्सियम होगा। अगर ए बी से बड़ा हो, सी डी से बड़ा हो, देन ए + सी ग्रेटर देन बी + डी होगा, तो ये भी एक एक्सियम है। इसके बाद 9, इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट कॉन्टीन्यूसली इन बोथ डायरेक्शंस। तो ज्योमेट्री की बात है, लाइन सेगमेंट, तो ये एक पास्टुलेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है, व्हेन वी ऐड 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स देयर सम इज इवन। जब हम 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स को ऐड करें तो उनका सम भी इवन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 4 और 6, इन 3 कंसेक्टिव नंबर को ऐड करूँ, 6 और 4 10 और 2 12, तो इनका सम भी इवन ही आएगा, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो एक्सियम होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है,
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक आ गया एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ, यानी कि एक जो थ्योरम होता है उसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ जो करते हैं हम, उसके स्टेप्स क्या होते हैं ये हमने बताने हैं। बुक के पेज 190 पे ये पूरा टॉपिक गिवन है, जिसमें सारे पॉइंट्स के साथ ही सारे स्टेप्स बताए गए हैं। बट यहाँ पे भी मैंने इस पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है, तो इसके आंसर में या आप बुक से कर लेंगे या फिर इस तरीके से इसको लिख के आपने याद कर लेना है। आसान सा है ये, पहले आप लोगों ने अगर थ्योरम्स किए हुए हैं, थ्योरम्स का पता है, तो ये सारे स्टेप्स अभी आपने 9th में भी थ्योरम्स करने हैं, तो ये सारे स्टेप्स थ्योरम में इसी तरह हम करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो स्टेप है ये स्टेटमेंट, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ज्योमेट्रिकल थ्योरम इन वर्ड्स शुड बी रिटन फर्स्ट। तो जो मैथमेटिकल थ्योरम होता है सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। तो सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट आती है, इसके बाद उसकी डायग्राम बनाई जाती है। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है फिगर का। आफ्टर स्टेटमेंट वी ड्रा अ फिगर, स्टेटमेंट लिखने के बाद हम उसकी डायग्राम को ड्रा करते हैं। टू एक्सप्लेन द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स टू बी प्रूव, उसमें यह बताते हैं कि हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और हमने प्रूव क्या करना है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आ जाता है, फिर हम गिवन लिखते हैं, जो डाटा गिवन होता है उसको। एंड दिस स्टेप ओनली गिवन इन्फॉर्मेशन शुड बी रिटन, तो इस स्टेप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको लिखा जाता है स्टेप नंबर 3 में। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर स्टेप नंबर 4 आता है। टोटल ये 6 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। ये देखते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमने प्रूव क्या करना है। आफ्टर गिवन इन्फॉर्मेशन इट इज़ नेसेसरी टू राइट द रिजल्ट सिम्बोलिकली विच इज़ टू बी प्रूव्ड। हम वो रिजल्ट लिखते हैं सिंबल्स की फॉर्म में जिसको हमने प्रूव करना होता है। जैसे अगर हमने ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी दोनों का सम 180 है, तो इस फॉर्म में हम ये देखते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट क्या है जिसको हमने प्रूव करना है, वो लिखी जाती है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, the necessary addition in the figure that can be done to prove the theorem easily। जो उसके अंदर ज़रूरी एडिशन होती है जो फिगर के अंदर हम करते हैं, क्यों करते हैं, उसके प्रूफ के लिए, उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसके बाद प्रूफ स्टेटमेंट उस थ्योरम का प्रूफ करते हैं, जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है उसका प्रूफ किया जाता है। प्रूफ क्या होता है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड फैक्ट्स अलोंग विद देयर रीजंस। इसके अंदर हम उस स्टेटमेंट का प्रूफ कर रहे होते हैं, उस थ्योरम का प्रूफ कर रहे होते हैं, एक एक रीज़न के साथ 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 उसके यूँ लाइंस लगा लेते हैं दो साइड्स पे, एक साइड पे वो लिखते हैं, दूसरी साइड पे साथ उसका प्रूफ लिखा जाता है। तो जब आप थ्योरम करेंगे ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड फैक्ट्स यूजिंग अलोंग विद देयर रीजंस थ्रू विच वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जिसके ज़रिए हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं। ये थे इसके सारे स्टेप्स। इसके 6 स्टेप्स हैं टोटल किसी भी थ्योरम को लिखने के, तो इसके अंदर आपने ये कर लेने हैं। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।